हेलो स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो आज की क्लास में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, राइट। तो हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा जी, हमारे पास देखिए डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट है वो आयनिक है या कोवेलेंट है ना। अगर हमारे पास हम ये बोलते हैं कि कोई भी आयनिक रिएक्शन होती है तो वो विद इन सेकेंड हो जाती है ना। वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती है ना, क्योंकि आयंस ऑलरेडी होते हैं सोल्यूशन में, जैसे ही आप मिक्स करते हो वैसे ही वो रिएक्शन हो जाती है। जबकि जिन रिएक्शंस में कोवेलेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होगी, उनको टाइम लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, देखिए पहले हम लिखते हैं इफ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट इज आयनिक, ठीक है, इफ रिएक्टेंट इज आयनिक इन नेचर, एक एक एग्जांपल की हेल्प से हम सीखेंगे। इफ रिएक्टेंट इज आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो देन रिएक्शन विल बी फास्ट, देन रिएक्शन will be fast, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी आयनिक रिएक्शन है, कोई भी आयनिक रिएक्शन है, जैसे कि मैंने मान लिया मेरे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl, इसके अंदर हमने HCl को ऐड कर दिया। तो देखिए Ag के ऊपर पॉजिटिव सॉरी NO3 के ऊपर नेगेटिव सॉरी, ये क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन। ऐसे ही HCl का भी एक्वस सोल्यूशन होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट हमें ऑब्टेन होंगे, ठीक है। मतलब अब जैसे ही ना रिएक्शन, जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट, एक में आपने ले लिया HCl, दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया तो आपको उसी टाइम पर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन शो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ना जो आयंस है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उनको ऐसा नहीं हुआ कि पहले आयंस बनना पड़ा फिर उसके बाद, ठीक है, रिएक्शन हुई, नहीं, ठीक है, आयंस ऑलरेडी थे, आयंस थे तो वो आपने मिक्स किया तो डायरेक्टली वो कंबाइन हो गए और हमारे पास वो रिएक्शन उसी टाइम पर हो गई, ठीक है। जबकि जो हमारे पास अगर रिएक्टेंट का नेचर हो कोवेलेंट, ठीक है, तो आपको लिखना है, लिखिए if reactant is covalent in nature, if reactant is कोवेलेंट इन नेचर, अगर रिएक्टेंट कोवेलेंट है नेचर में तो क्या होगा, तो टाइम को, तो बॉन्ड्स को ना टाइम लगेगा, पहले बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगी फिर बॉन्ड्स बनेगी, ठीक है, देन रिएक्शन विल बी स्लो, देन रिएक्शन विल बी स्लो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं N2 प्लस
3H2, ठीक है, जिसमें हम हेबर्स प्रोसेस समझते हैं, ठीक है, गिव्स अमोनिया 2NH3। ये हमारे पास हेबर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास है वो क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे पास ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड है, और अमोनिया में बॉन्ड बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के इन बिटवीन, राइट। तो देखिए पहले ये बॉन्ड क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, है ना, ठीक है। और फिर क्या होंगी, NH बॉन्ड, ये न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो पहले बॉन्ड टूटेगी फिर नई बॉन्ड बनेगी, उसमें टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ bonds and formation of new bonds, will take time, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स विल टेक टाइम, ठीक है, ये क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट हमारे पास कोवेलेंट है नेचर में तो उसे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू, ठीक है, आयनिक रिएक्टेंट क्या होगा, वहां पर स्लो होगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फैक्टर था, ठीक है, जो कि क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रिएक्टेंट की स्टेट पर भी डिपेंड करता है ना, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट हमारा किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैसियस में है। तो ऑब्वियस ही बात है जब हमारा कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो तो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, तो वहां से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना और बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, टाइम कम लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, for gaseous state rate of reaction is more than liquid state and सबसे कम किस में होता है, सॉलिड स्टेट में, सबसे कम किस में होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड फैक्टर हुआ, दैट इज स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर थर्ड, ठीक है, जो हमारे पास है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, थर्ड फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखिए जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे पास है वो क्या है, मान लीजिए कि कहीं पे रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, तो क्या वो रिएक्शन होना चाहेगी, नहीं, है ना। उस रिएक्शन को अगर हमने करवाना है तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, देखिए हम कोई भी चीज करते हैं हम ये चाहते हैं ना स्टेबिलिटी आए, है ना। अगर प्रोडक्ट, उसको क्या लगेगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो वो, ठीक है, वो क्या फास्टली वो रिएक्ट करना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो स्टेबिलिटी है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of product, directly proportional to stability of product and inversely proportional to stability of reactant, inversely proportional to stability of reactant, ठीक है। तो देखिए जितना प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, और जितने रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी, ठीक है, ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा।
स्लो होगा। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास है एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन और मिथेनॉइक एसिड की डिसोसिएशन, राइट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमें दे रहा है। ठीक है, हमें इसमें से देखना है कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। ठीक है, इन दोनों की हम डिसोसिएशन करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या बन गया, ये। ठीक है, तो सोचिए इसमें कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, कौन सी फास्ट होगी। ठीक है, सोच के देखो एक बार। ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, कौन सी फास्ट होगी, ये आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है। आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके, है ना, ये ज्यादा स्टेबल है, ये रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, सॉरी, इसे मैं रिएक्शन नंबर 1 और इसे मैं रिएक्शन नंबर 2 का नाम दे रही हूँ, राइट। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है। तो देखिए इन दोनों में से देखते हैं ज्यादा स्टेबल कौन सा है। आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो CH3, यहाँ पर क्या है COO नेगेटिव, है ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जबकि यहाँ पे H लगा हुआ है, ये COO नेगेटिव हमारे पास है, राइट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अब जो ये CH3 है इसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इसको और नेगेटिव बना रहा है, पहले से नेगेटिव था और नेगेटिव बना रहा है, तो मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव चार्ज दे रहा है। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता, है ना, तो इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर देता, तब तो ये स्टेबिलाईज करता, पर अब ये यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबिलाईज। मीन्स हमारे पास जो ये है, दिस इज मोर स्टेबल, फॉर्मेट आयन आर मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन। ठीक है, अगर हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ, तो ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, और ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो। ये लेस स्टेबल है, ये क्या है, लेस स्टेबल। तो हम यहाँ पर कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन of first is less than rate of reaction of second reaction। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा थर्ड फैक्टर। देखिए ये आपको ना बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल एलाबोरेट करके बता रही हूँ आपको। तो अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है, वो आता है हमारे पास, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए सॉरी, नेक्स्ट लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट ये चीज वैलिड नहीं होती किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हमने छोड़ दिया तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बाकी केसेस में क्या होता है, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट
जो हमारे पास फिफ्थ फैक्टर आता है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। देखिए सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट में क्या है, अगर है ना हमारे पास ज्यादा सरफेस एरिया होगा, है ना, ज्यादा एरिया होगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, ठीक है। एक स्मॉल एरिया में रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, राइट, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको ना ये दे दिया जाए कि एक तो पाउडर है और एक क्रिस्टल है हमारे पास, मान लो एक तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स आपको दे दिए और एक केस में आपको उसका पाउडर दे दिया, है ना, ग्राइंड करके दे दिया। तो किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, पाउडर्ड वाले केस में, क्योंकि पाउडर्ड पार्टिकल्स वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब उसका सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो गया तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू क्रिस्टल, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये हुआ फिफ्थ फैक्टर दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है दैट इज प्रेशर, दैट इज प्रेशर, ठीक है। देखिए अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे, ठीक है। मतलब उसमें कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, किसमें, प्रेशर के केस में, ठीक है। किस केस में, प्रेशर के केस में, ठीक है। बट यहाँ पे ना जो प्रेशर मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे ये सिर्फ वैलिड है किसके लिए, गैसियस के लिए, ओनली वैलिड फॉर गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। उनमें ये ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज आवर सेवेंथ है या एट्थ है, सेवेंथ फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। देखिए जो कैटालिस्ट होते हैं ना वो सिर्फ यही नहीं होते कि वो हमेशा इंक्रीज ही करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो चेंज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज करने का मतलब क्या है, क्या वो डिक्रीज भी कर सकते हैं, यस, दे कैन ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो डिक्रीज भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बट हम 90% केसेस में जो कैटालिस्ट का यूज करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत कम केसेस होते हैं कि जहां पर हम नेगेटिव कैटालिस्ट मतलब ऐसे कैटालिस्ट का यूज करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, कम कर दे, राइट। तो इसलिए हम जनरली ऐसा बोल देते हैं बट ये रॉन्ग है। अगर कहीं पे इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो कहीं पे इंटरव्यू होता है तो आपको ना अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय कैटालिस्ट, अगर आप ये बोलते हो कि कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहेगा क्या नेगेटिव कैटालिस्ट नहीं होते, हम तो पढ़ते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट भी होते हैं, तो नेगेटिव कैटालिस्ट तो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कैटालिस्ट के बारे में बोलना कि कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कैटालिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं, कैटालिस्ट आर दो सब्सटेंसेस आर दोज substances which alter the rate of reaction, ठीक है, which alter the rate of reaction। ऑल्टर करने का मतलब क्या है, चेंज कर रहा है सिर्फ, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जो हमारे पास कैटालिस्ट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वन इज नेगेटिव कैटालिस्ट एंड अनदर इज पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं,
दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है। बट मैं कह रही हूँ 90% केसेस में हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही यूज करते हैं ताकि हमारी रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट, है ना, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर का क्या होता है, ह्यूमन नेचर किसी भी काम को जल्दी से कर लो, है ना, टाइम तो लगे ही ना, है ना, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है that is temperature of reaction, and most important factor, ये मैंने आपको ऑलरेडी वैसे मैं बता भी चुकी हूँ। तो देखिए टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे पास कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, कोलिजन फास्ट होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं on increasing temperature, on increase in temperature, rate of reaction increases। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद हम क्या स्टडी करते हैं, ऐसा देखा गया है कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर में हम राइज करें तो जो रेट कांस्टेंट है, या आप बोल दो रेट, दोनों ही सेम चीज है, तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो उस रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो, या समटाइम रेट कांस्टेंट भी लिखा आता है। ठीक है, और रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय में रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनके रेशियो जो हम ये कह रहे हैं ना ऑलमोस्ट डबल आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये वैसे वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट 2। ठीक है, पर मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी थी कि अगर डबल आ जाए तब आपको कैसे सॉल्व करना है, ट्रिपल आ जाए तब आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट। ठीक है, ये हम दोबारा दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हम ऑलरेडी इस पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारे पास इस तरीके से। उसके बाद जो ना हम टेम्परेचर का, अगर हमें क्वांटिटेटिव इफेक्ट देखना है रेट कांस्टेंट पर कितना होता है, एक तो वो तरीका है, देखिए जिसमें हमने क्या लिखा था यहाँ पर, जैसे 2 की पावर डेल्टा टी बाय में 10। ठीक है, ऐसे निकाला था ना हमने यहाँ पर कि कितना टाइम, ठीक है, अब न्यू रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे निकाला था कि 2 × 2⁻⁰ मान लीजिए जहां पर टेम्परेचर 10 का मल्टीपल ना हो, मान लीजिए अगर ये 540 वैल्यू है तो 540/10 आपको पता चल जाएगा, है ना, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। बट मान लीजिए 10 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, डेल्टा टी आपके पास मान लो 273 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 273/10, तो 2 की पावर 27.3। बट हमारे टीचिंग एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, अगर इसी फॉर्मेट में आंसर मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कैसे सॉल्व करें, तो अदरवाइज इसको सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो जो हम इसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो हम किससे डिस्कस करते हैं, बाय अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव effect of temperature is measured by Arrhenius equation। ठीक है, ये स्पेशली किसके लिए होता है, ये स्पेशली उनके लिए होता है जहां पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो 10 का मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, इज मेजर्ड बाय Arrhenius इक्वेशन, राइट। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कंप्लीट Arrhenius इक्वेशन। ठीक है,
अभी के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको एक और बता देती हूँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन वाला मैं इसमें बोल रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक साथ, क्योंकि इसमें ना आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझाना है। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हमें देखने में तो ये लगती है कि सेकेंड ऑर्डर की होगी, बट इन एक्चुअल में क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो लिखिए द रिएक्शन। ठीक है, तभी तो हमने क्या लिखा, सूडो फर्स्ट, फोल्स फर्स्ट, मतलब वैसे वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती। ठीक है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, वैसे वो सेकंड ऑर्डर की होती है, बट वो होती क्या है? ठीक है, लगती है कि सेकंड ऑर्डर की होगी, बट होती फर्स्ट ऑर्डर की है। ऐसे लिखना, द रिएक्शन which are of second order but under some condition, but under some condition they become of first order, they become of फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। राइट, तो देखिए हमारे पास जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, या केन शुगर बोल दो, ऑफ केन शुगर। ठीक है, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अब देखिए कैसे ये हमें सेकेंड ऑर्डर की लगेगी और होती क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की। कब होंगी? देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये है C12H22O11, ये सुक्रोज है, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी ग्लूकोज की एंड फ्रक्टोज की, C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। राइट, ठीक है, ये अब ये रिएक्शन है ना, वैसे हमें क्या लग रही है कि इसकी वाटर और केन शुगर दोनों की कंसेंट्रेशन पे क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है ना। बट ये हमने कहा, बट व्हेन, देखो वैसे क्या होता है, ये भी लिख लेते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एंड concentration of water, but in the presence of excess water। ठीक है, अगर कंडीशन क्या है? in the presence of excess water। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट आपका एक्सेस में दे दिया जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। जो कंपोनेंट एक्सेस में हो तो उसे तो वन ही कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास उस कंडीशन के अंडर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुक्रोज। राइट, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ये पहले क्या थी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी। ठीक है, और एक ही स्टेप में हो जाती है ना ये रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही क्या होता है? ऑर्डर। बट ये क्या हुई? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर, अगर आपको मेंशन कर दिया तो ये क्या बन गई? फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके दो एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स आते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।
राइट। तो ये हमारे पास हुआ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहता है दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन। और एक मैं आपको करवाऊंगी काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन, राइट। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।